हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज के पॉलिटिकल साइंस की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वह है भारत में संघीय कार्यपालिका। इस संघीय कार्यपालिका में हमने आपको राष्ट्रपति के बारे में बताया था। आज हम लोग उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में जानेंगे। उपराष्ट्रपति के बारे में बता दें कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि जब कभी भी भारत में राष्ट्रपति नहीं होंगे, किसी कारणवश वह अस्वस्थ हैं, विदेश दौरे पे हैं या और कोई बाधा आ जाती है, आकस्मिक रूप से उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए भारत में एक उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। और जो भारत में उपराष्ट्रपति होगा वह संसद के दोनों सदनों से द्वारा मिलकर चुना जाएगा और संसद अगर कभी उसको हटाना पड़ा किसी कारणवश, किसी आवश्यकतावश, तो उसे संसद के दोनों सदन ही मिलकर हटा पाएंगे। यह भी बता दें कि आमतौर पर संसदीय शासन प्रणाली में उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था नहीं की जाती है। उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था जहां अध्यक्षीय शासन प्रणाली है वहां के लिए की जाती है, लेकिन भारत ने संसदीय शासन प्रणाली में परंपरा से हट के उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान अपने संविधान में किया है। भारत में उपराष्ट्रपति का, जैसा कि हमने आपको बताया कि कार्य मुख्य रूप से दो कार्य हैं। एक कार्य वही कि जब राष्ट्रपति नहीं रहता है तो उसके उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना, और जब कभी वह उत्तरदायित्वों का निर्वहन करता है राष्ट्रपति के, तो उसे राष्ट्रपति के पद का वेतन और भत्ता मिलता है। जो रेगुलर काम है जिसे उपराष्ट्रपति करता है वह है राज्यसभा का पदेन सभापति होना, यानी कि उपराष्ट्रपति एक्स ऑफिसियो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, राज्यसभा की बैठकों का संचालन करता है, उसकी अध्यक्षता करता है और वह इसी का वेतन उसको मिलता है। यह भी बता दें कि जो उपराष्ट्रपति पद की योग्यता है वह यह है कि वह भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र 35 वर्ष से कम न हो और वह राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। तो राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, लेकिन वह राज्यसभा का सदस्य न हो। कई बार ऐसा भ्रम होता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है। और मैं एक छोटा सा प्रकरण आपको बता दूं। अभी हाल के दिनों में जब धनखड़ साहब भारत के उपराष्ट्रपति थे और राज्यसभा की बैठक का संचालन कर रहे थे, तो एक ऐसा समय आया जब जया बच्चन जी किसी बात से आहत हो गई और उन्होंने सदन में जब अपनी बात कहनी शुरू की तो उपराष्ट्रपति महोदय पर चुटीले व्यंग से अपनी बात कहना शुरू किया और यह कहा कि उपराष्ट्रपति महोदय, आप भी वैसे ही सदन के सदस्य हैं जैसे मैं हूँ। तो कई बार सदन के सदस्य भी ये गलती कर जाते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति जया बच्चन जी इतना सीनियर सदस्य हैं, उनको जानना चाहिए कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो यह एक औपचारिकता, एक योग्यता रखी गई है और कहा गया है। तो इतनी बात है उपराष्ट्रपति के बारे में, इससे ज़्यादा न उसके बारे में कोई जानने की ज़रूरत है और नहीं कुछ जानने लायक है। हाँ, यह जरूर बता दें कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी थे, जो बड़े ही विद्वान व्यक्ति थे, भारतीय दर्शन के ज्ञाता थे। और उनसे जब बहुत इंसिस्ट किया गया कि आपका जन्मदिन देश मनाना चाहता है, तो उन्होंने कहा अगर आप हमारा जन्मदिन मनाना ही चाहते हैं तो हमारे जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए। आप सब जानते हैं 5 सितंबर आ रहा है शिक्षक दिवस, वह उन्हीं के जन्मदिन की याद में मनाया जाता है। और यह भी बता दें कि सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन इस देश के पहले भारत रत्न थे। जो भारत में भारत रत्न का अवार्ड दिया जाता है वो पहला अवार्ड उन्हीं को दिया गया था। तो थैंक यू। अब हम लोग आगे यह जानेंगे कि भारत में उपराष्ट्रपति के बाद एक मंत्रिपरिषद होती है जो राष्ट्रपति को सलाह देती है। वह एग्जीक्यूटिव का महत्वपूर्ण पार्ट है और उसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। जो मंत्रिपरिषद होता है वह मंत्रियों का एक समूह होता है जिसमें 3 तरह के मंत्री होते हैं: कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री स्वतंत्र दर्जा और उप मंत्री। जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो बड़े बड़े विभागों के मंत्री होते हैं। जो अपेक्षाकृत छोटे विभाग होते हैं वहाँ एक राज्य मंत्री के स्तर का मंत्री होता है, जो राज्य मंत्री जरूर होता है लेकिन वो स्वतंत्र प्रभार होता है, किसी के अंडर में नहीं होता है। और तीसरे तरह का जो मंत्री होता है वह उप मंत्री होता है, जो बड़े विभागों के कैबिनेट मंत्री के अंडर में काम करता है। तो इस प्रकार 3 तरह के मंत्री होते हैं। तो इसे मिला के मंत्रिपरिषद कहते हैं।
और भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 में यह कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और इस मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होगा। तो ये 3 तरह के मंत्री हैं, ये मिलके भारत के राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। और ये जो मंत्रिपरिषद है, इनके जो सबसे इनके महत्वपूर्ण मंत्री हैं, जिसे कैबिनेट कहते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, उनके समूह को कैबिनेट कहते हैं, मंत्रिमंडल कहते हैं। और यह मंत्रिमंडल सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस मंत्रिमंडल का स्थान बाकी मंत्रियों से बहुत ऊपर होता है और सारे महत्वपूर्ण निर्णय यही मंत्रिमंडल लेता है। अब यह जो मंत्रिमंडल होता है, यह एक साथ तैरता है और एक साथ डूबता है। इसका मतलब यह है कि अगर एक मंत्री के खिलाफ भी लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्याग देना पड़ता है, वो त्याग पत्र दे देते हैं, सरकार गिर जाती है। तो एक साथ ये तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। एक साथ तैरते कैसे हैं, इसका क्या मतलब है कि इनका सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। तो 2 बात कही जाती है कि जो मंत्रिपरिषद होता है वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। क्यों व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है? क्योंकि प्रत्येक मंत्री की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यानी कि प्रधानमंत्री मंत्रियों के नाम की सूची राष्ट्रपति को देता है और जिन लोगों की सूची राष्ट्रपति को देता है प्रधानमंत्री, जिनकी सूची राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति उन्हीं लोगों को मंत्री के रूप में अपॉइंट करता है। इसीलिए कहा जाता है कि यह एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। अब ये जो मंत्रिपरिषद है, इसका काम यह होता है कि प्रत्येक मंत्री अपने अपने विभाग की अध्यक्षता करता है, उसका संचालन करता है, अपने विभाग की ज़रूरतों, अपने जो विभाग है, अपना जो मंत्रालय है, उससे संबंधित ज़रूरतों का पता करता है। उसके लिए जो समस्याएं हैं उसके विभाग से संबंधित देश के लोगों के लिए उस समस्याओं का पता लगाता है। उसके लिए समस्याओं को दूर करने के लिए, विकास के लिए योजनाएं बनाता है और इन योजनाओं के लिए धन की डिमांड करता है, पैसे की डिमांड करता है। और इस प्रकार प्रत्येक मंत्री अपने अपने विभाग की योजना तैयार करता है, लेकिन किसी भी विभाग के मंत्री द्वारा लिया गया निर्णय उसका अकेले का निर्णय नहीं माना जाता है। यह निर्णय संपूर्ण मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय पास किया जाता है सभी के द्वारा, और एक मंत्री द्वारा जो निर्णय लिया जाता है यह माना जाता है कि वह निर्णय सभी द्वारा मिलकर लिया गया है। और यही कारण है कि सामूहिक उत्तरदायित्व का भाव या सिद्धांत जन्म लेता है, और अगर एक मंत्री का निर्णय गलत हुआ तो माना जाता है कि सब गलत है, क्योंकि सबने मिलकर वह निर्णय लिया है। अब दूसरी बात पर आते हैं कि मंत्री बनने के लिए योग्यता क्या होती है। यह जान लीजिए कि संसदीय शासन प्रणाली में अगर कोई मंत्री बनना चाहता है तो उसकी पहली शर्त यह है कि या तो वह लोकसभा या फिर राज्यसभा का सदस्य अनिवार्य हो। अगर नहीं है तो उसे मंत्री तो बनाया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के भीतर उसे लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना पड़ेगा। जबकि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में, यानी कि अमेरिका में जो मंत्री बनता है उसके लिए शर्त यह है कि वह वहाँ की संसद अर्थात कांग्रेस, वहाँ की संसद को कांग्रेस कहते हैं, उसका सदस्य नहीं होना चाहिए। तो यह अंतर होता है संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली में। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की। जो भारत में प्रधानमंत्री होता है वह पूरे मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। जिस दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है, राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट करता है। और एक बार जब राष्ट्रपति उसको प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट कर देता है तो फिर प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की सूची राष्ट्रपति को देता है और उसी सूची के आधार पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो प्रधानमंत्री जो होता है वह भारत के लोगों का हीरो होता है, इस देश के शासन का अध्यक्ष होता है। वह राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष है, जबकि प्रधानमंत्री शासनाध्यक्ष, वह शासन का अध्यक्ष है, वह शासन का नेता है, वह देश के लोगों का नेता है, वह लोकसभा का नेता है, वह सबसे पॉपुलर व्यक्ति होता है। और जो प्रधानमंत्री होता है, प्रमुख रूप से उसके जो दायित्व होते हैं वह यह होते हैं कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। दूसरा, वह मंत्रियों के बीच में विभागों का बंटवारा करता है। तीसरा, वह विभिन्न मंत्रियों द्वारा लिए गए निर्णय को,
जो मंत्रिपरिषद निर्णय लेती है उस निर्णय से राष्ट्रपति को अवगत कराता है। यानी कि जो प्रधानमंत्री होता है वह राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में सेतु का कार्य करता है, पुल का कार्य करता है। और जो प्रधानमंत्री होता है वही मंत्रिमंडल के बैठक का एजेंडा तय करता है। एजेंडा का मतलब कि मंत्रिमंडल की बैठक में क्या क्या विषय लाए जाएंगे। और जो प्रधानमंत्री होता है वह पूरे देश का नेता होता है, यानी कि पूरे देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है। तो इस प्रकार जो प्रधानमंत्री होता है वह बड़ा महत्वपूर्ण पद है संसदीय शासन प्रणाली में। हाल के दिनों में जो प्रधानमंत्री जैसे मोदी जैसे जो प्रधानमंत्री हुए, इसके पहले इंदिरा गांधी जैसे जो प्रधानमंत्री हुए, नेहरू जी जैसे जो प्रधानमंत्री हुए, इतने ताकतवर प्रधानमंत्री हुए कि वह अपने व्यक्तित्व से या अपनी लोकप्रियता से उन्होंने प्रधानमंत्री के पद को बड़ा मजबूत बना दिया। जबकि सामान्य रूप से जो रैमसे है वह कहता है, एक विचारक है रैमसे, वह कहता है कि जो प्रधानमंत्री होता है वह और कुछ नहीं होता, वह भी एक मंत्री होता है, बस वह मंत्रियों में प्रथम होता है, यानी कि फर्स्ट एमंग इक्वल्स। यह शब्द यूज़ करता है या लाइन यूज़ करता है रैमसे प्रधानमंत्री के लिए कहता है फर्स्ट एमंग इक्वल्स। तो इस प्रकार जो प्रधानमंत्री होता है उसके ऊपर गुरुतर जिम्मेदारी होती है और देश का सबसे पॉपुलर व्यक्ति होता है। तो ठीक है, इतना जानेंगे और इसमें जो आपको कठिनाई है, जो प्रश्न है वो आप पूछेंगे। थैंक यू वेरी